हेलो गाइस। कैसे हैं आप? बढ़िया, ठीक ठाक। आज हम एंथ्रोपोलॉजी डिस्कस करेंगे। तो मैं वीडियोस बनाऊंगा। आज एंथ्रोपोलॉजी में हम जनरल डिस्कशन करेंगे। हम कोई भी रैंडम टॉपिक्स उठा के हम उसके ऊपर अपने व्यू पॉइंट्स रखूंगा मैं, और आपके साथ मैं डिस्कशन करूंगा टॉपिक्स के बारे में। तो हम एंथ्रोपोलॉजी को जब देखते हैं तो एंथ्रोपोलॉजी है क्या बेसिकली? तो ये स्टडी करती है होलिस्टिकली, ह्यूमन बींग्स को स्टडी करती है, उसके कल्चर्स को स्टडी करती है, उसके बिलीफ सिस्टम को स्टडी करती है, उसकी फैमिली को स्टडी करती है, मैरिज सिस्टम को स्टडी करती है। मोटा मोटा मैं बता दूं आपको कि सोशल इंस्टीट्यूशंस जो एग्जिस्ट करते हैं हमारी सोसाइटी में, उनको स्टडी करती है एंथ्रोपोलॉजी। इसलिए ये सोसाइटी जो कल्चरली सोशियो कल्चरली पॉइंट ऑफ व्यू से एंथ्रोपोलॉजी डिस्कशन करती है। किसका? एंथ्रोपोलॉजी का डिस्कशन करती है। तो मैं आपको बता दूं कि साथ साथ में एंथ्रोपोलॉजी तो पढ़ते ही हैं हम, बट इस पे हम देखते हैं कि सिर्फ हम सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट्स को ही स्टडी नहीं करते हैं, इसमें हम इंसान के बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को भी स्टडी करते हैं। हम उसके ब्लड ग्रुप्स को स्टडी करते हैं, हम उसके डिफरेंट जो ब्लड ग्रुप्स है, एबीओ सिस्टम है, एमएन सिस्टम है, आरएन सिस्टम है, उसको हम स्टडी करते हैं। कैसे ये डिफरेंट जो पॉपुलेशन जो हमारी दुनिया में पाई जाती है, तो डिफरेंट रीजन्स में कैसे ब्लड ग्रुप्स वेरी करते हैं। कैसे जैसे G6 पीडी है, तो उसकी डेफिशिएंसी आप देखोगे ट्राइबल ग्रुप्स में आपको मिलती हैं। तो ये वहाँ पे इसकी डेफिशिएंसी मिलती है, यहाँ पे मलेरिया से ज़्यादा मिलता है। तो मलेरिया से रेसिस्टेंट के लिए G6PD की डेफिशिएंसी उनमें हो जाती है। और साथ में आप देखोगे कि जो सिकल सेल ट्रेट है वो कहाँ पाया जाता है? वो उन ट्राइबल ग्रुप्स में पाया जाता है जो मलेरिया मलेरिया रीजन जो होता है। तो वहाँ पे उन चीज़ों को हम पाते हैं। तो इनको समझने के लिए तो वहाँ पे सिकल सेल ट्रेट वहाँ पे उनमें मिलता है, ताकि वो उनकी जो बॉडी जो है वो मलेरिया से रेजिस्टेंट हो जाती है। ठीक है। तो वैसे ही जो HLA सिस्टम है, ह्यूमन लिकोसाइट एंटीजन है, वो भी डिफरेंट रीजन्स में वेरी करता है। ठीक है। बॉडी फैट आप देखेंगे जो पहाड़ी इलाकों में लोग रहते हैं, जहाँ हायर एल्टीट्यूड्स में लोग रहते हैं, उनकी लंग की कैपेसिटी हमेशा ज़्यादा होती है। और जो एस्किमोस हैं, चाहे फिर जो ग्लेशियर रीजन में रहते हैं, उनकी बॉडी शॉर्ट होती है और स्टॉकी होती है। और जो कोल्ड रीजन में रहते हैं, उनकी बॉडी जो है वो स्लेंडर होती है और टॉल होती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हॉट एरिया कोल्डर रीजन में बॉडी को क्या करना होता है? हीट को कंजर्व करके रखना होता है, और कोल्डर रीजन में बॉडी को हीट रिलीज करना होता है। तो इसलिए बॉडी की कॉन्फ़िगरेशन जो सोमैटोटाइप है, बॉडी सोमैटोटाइप, बॉडी की जो फॉर्म है, वो सिलेंडर बन जाती है या टार बन जाती है। तो आप इनको देखेंगे तो समझना है आपको। फ्रेंड्स, आप मेरे लेक्चर्स को सुन रहे होंगे ध्यान से। मैं बड़े ही सिंपल वे में आपको चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे। तो हम जैसे डिफरेंट ब्रांचेस जो होती हैं एंथ्रोपोलॉजी की, जैसे लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी है, तो हम लैंग्वेजेस का ओरिजिन कैसे हुआ, कब इंसान ने बोलना सीखा होगा, कैसे वो पहले वॉइसेस से वो कम्युनिकेट करता था, फिर उसने धीरे धीरे वर्ड्स डिस्कवर किए, वर्ड्स से वो कम्युनिकेट करता था, फिर ये ग्रेजुअली वो सेंटेंसेस बनाने लगा, फिर वो सेंटेंसेस बनाने लगा। तो ऐसे ही लैंग्वेजेस की एवोल्यूशन होगी, ओरिजिनेशन हो गया लैंग्वेज का। सटीव वो हाइपोथेसिस भी हम इसमें डिस्कस करते हैं, जिसमें लैंग्वेज जो है वो आपके थॉट प्रोसेस को डिटरमाइन करता है, अंडरस्टैंड करता है गाइस। तो आपने देखा होगा जो आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी है, उसमें आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी हमें हम जो प्राइमेटोलॉजी है या फिर जो पैलियो एंथ्रोपोलॉजी है, जो हमारे फॉसिल रिमेन्स हैं, जैसे डिफरेंट जैसे चांसिलोड है, ग्रिमाल्डी है,
क्रोमैग्नोन है, इनके स्पीसीज हमें डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में मिले हैं। तो ये कहीं ना कहीं उनकी करैक्टरिस्टिक्स जो है वो आपस में बैरी करती हैं और ये इनको होमो सैपियंस की कैटेगरी में रखा जाता है। तो इससे पहले होमो सैपियंस से पहले कौन यहाँ पे रहते थे, कौन यहाँ पे जो है वो लिव करते थे, उनकी एक्टिविटीज कैसी होती थी, टेक्नोलॉजीज कैसी वो इस्तेमाल करते थे, कल्चर उनका कैसा था। जैसे निएंडरथल्स है तो लॉस्ट अपने अक्ससेन है वो, उसको उसका रिमेन्स जो हमें फ्रांस में मिला। जैसे माउंट कार्मल है तो प्रोग्रेसिव फॉर्म है, इसका रिमेन्स हमें पैलेस्टीन में मिला। तो ये जो है ये कहा जाता है कि ये होमो सैपियंस से पहले जो है वो एग्जिस्ट करते थे अर्थ के ऊपर और ये बाद में एक्सटेंड हो गए। होमो निएंडरथल्स जो है वो एक्सटेंड हो गए। तो इनमें बॉडी जो है वो ये एंसेस्टर्स भी बोलते हैं इनको होमो सैपियंस का। और ये इन्होंने जो है देखा जाए निएंडरथल्स ने मेट किया था होमो सैपियंस के साथ और डेनिसोवन्स ने मेट किया था जो एशिया की पॉपुलेशन है, इसलिए वहाँ पे उनके जीन्स मिलते जाते हैं। तो हमने देखा कि जो डिफरेंट पैलियो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं उनको उन्होंने इन सब्रीज को डिस्कवर किया और इनकी जो फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स थी, ठीक है, वो इनको स्टडी किया। तो जैसे एजिंग क्या है, बेसिकली एजिंग होता क्या है, ये एक प्रोसेस होता है कि जिस प्रोसेस के जरिए हम ओल्डर हो जाते हैं, वी ग्रो ओल्डर। तो ये एक इसमें चेंज होता है फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग में और और फंक्शनल में चेंजेस आ जाती हैं बॉडी के फिजियोलॉजी में और फंक्शंस में चेंजेस आ जाती है बॉडी में। तो इसको हम बोलते हैं एजिंग। तो एजिंग की थ्योरीज को हमने डिस्कस किया था, कैसे जो टेलोमेर्स हैं उनको उनकी शॉर्टनिंग से एजिंग होती है, कैसे एक सेल जो है एक डिवीजन होती है उसकी फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम्स। तो जब वैसे ही वो डिविजन्स जो है वो कंप्लीट हो जाए तो सेल डिवीजन करना बंद कर देता है और हम एजिंग की तरफ बढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल थ्योरी है। माइटोकॉन्ड्रियल थ्योरी कहती है कि हमारे माइटोकॉन्ड्रिया को डैमेज मिलता है टाइम के साथ, तो उसे हम एजिंग की तरफ बढ़ते हैं। तो जो थ्योरीज हैं उसमें हम ये थ्योरीज को हम पढ़ते हैं। हमने बताया है आपको, डिस्कस करी है मैंने आपके साथ। तो आप देखोगे कि अगर हम एक्टिविटी थ्योरी है, सोशियो कल्चरल थ्योरीज है। एक्टिविटी थ्योरीज, इंसान अगर एक्टिविटी करता रहे, सोशलाइजेशन करता रहे, वो सोशल रहे तो उसकी हेल्दी एजिंग होती है। अगर वो डिसकॉन्टिन्यूटी, एक्टिविटी कॉन्टिन्यूटी है, डिसकॉन्टिन्यूटी है, तो एक्टिविटी है, तो जब वो ये सब प्रोसेस जो एक्टिव नहीं रहता तो बॉडी को वो उसको बनाना पड़ता है थिंग्स को, वो अंडरस्टैंड करने लगता है, बॉडली प्रोसेस को वो समझने लगता है, तो उसकी एजिंग की तरफ वो बढ़ता है। तो ये थ्योरीज है, सोशियो कल्चरल थ्योरीज है एजिंग की, बायोलॉजिकल थ्योरीज है एजिंग की, है ना। वीर एंड टीयर थ्योरीज है, जब बॉडी में वीर एंड टीयर होता है ना। फ्री रेडिकल थ्योरी है, उससे भी एजिंग होती है। ये सारी थ्योरीज बताती हैं एजिंग कैसे हो जाती है। हमने डेमोग्राफिक थ्योरीज की बात अगर हम करें तो कैसे फैक्टर्स हैं जो कि हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इम्पैक्ट करते हैं, है ना। तो उसमें फैक्टर्स में हम देखते हैं डाइट थ्योरी है ना। जैसे हम डाइट, अगर फूड क्वांटिटी अवेलेबल है तो अगर तो पॉपुलेशन की ग्रो जो है वो कम होती है। फूड की स्कैरसिटी जब होती है तो पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती है। तो ये थ्योरी थी। इसमें हम देखते हैं डाइट थ्योरी है। फिर प्रोटीन थ्योरी है। प्रोटीन कंजप्शन जब ज़्यादा होती है तो फर्टिलिटी जो है वो कम होती है।
तो लॉजिस्टिक कर्व थ्योरी का कहना है पॉपुलेशन बढ़ती भी है, पॉपुलेशन घटती भी है। पॉपुलेशन नहीं, पॉपुलेशन बढ़ती ही है, या तो कम स्पीड में बढ़ती है या ज़्यादा स्पीड में बढ़ती है, बट पॉपुलेशन का ये मानना है, इस थ्योरी का ये मानना है, पॉपुलेशन जो है वो एवर इंक्रीजिंग होती है, पॉपुलेशन कभी डिक्रीज कभी नहीं होगी, वो बढ़ती ही जाएगी। ये लॉजिस्टिक कर्व थ्योरी का ये मानना है। इसकी थ्योरी किसने दी थी वो भी मैंने आपको बताया था, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ ये थ्योरी किसने दी थी। तो मालथ्यूसियन थ्योरी है। मालथ्यूसियन थ्योरी की बात करें तो मालथ्यूसियन थ्योरी कहती है कि जो पॉपुलेशन है वो ज्योमेट्रिक मीन में ग्रो करती है, और जो फूड प्रोडक्शन है वो अर्थमेटिक मीन में ग्रो करती है। इसलिए तो क्या होता है, इन चीज़ों को में डिसइक्विलिब्रियम आ जाता है। तो डिसइक्विलिब्रियम को ठीक कैसे किया जाता है, करेक्शन कैसे होती है, नेचुरल कैलेमिटी से करेक्शन हो जाती है, और या फिर हम गवर्नमेंट जो है वो फैमिली प्लानिंग करती है, या गवर्नमेंट कॉन्ट्रासेप्टिव्स को एनकरेज करती है, या गवर्नमेंट डिफरेंट मेजर्स अडॉप्ट करती है ताकि इनको जो है वो कंट्रोल किए जा सके। ठीक है, डिफरेंट मेजर्स को अडॉप्ट करती है। तो आप इन थ्योरीज को पढ़ना है, आपने अंडरस्टैंड करना है, डिस्कस करना है। तो आप देखोगे कि जो दूसरी और थ्योरीज हैं उनके बारे में मैं आपको बता दूं, चाहे वो बायोलॉजिकल थ्योरीज हैं, चाहे वो सोशो कल्चरल थ्योरी है। तो इन थ्योरीज को आपने समझना है, अंडरस्टैंड करना है, क्या है ये थ्योरीज, क्या कहती हैं, तो कैसे हमारी फर्टिलिटी को ये इम्पैक्ट करती हैं। फिर उसके बाद सोशल कल्चरल थ्योरीज भी हैं, इकोनॉमिक थ्योरीज भी हैं, जैसे इंटरजनरेशन वेल्थ फ्लो। अगर वेल्थ फ्लो जो है वो बच्चों से पेरेंट्स की तरफ जाए तो पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज करती है, और वेल्थ फ्लो पेरेंट्स से चाइल्ड की तरफ जाए तो पॉपुलेशन जो है वो डिक्रीज करती है। ठीक है, तो ये बताया है इसने इंटरजनरेशन वेल्थ फ्लो ने। उसके बाद आता है सोशल कैपिलरिटी थ्योरी। सोशल कैपिलरिटी थ्योरी कहती है कि हमारी सोसाइटी जो है, हमारे सोशल सिस्टम, हमारा फैमिली पैटर्न्स कैसा है, मैरिज पैटर्न कैसा है। मैरिज पैटर्न का मतलब लेट मैरिजेस होती हैं या अर्ली मैरिजेस होती हैं, एजुकेशन लेवल क्या है, वुमेन्स की एजुकेशन पे भी फर्टिलिटी पे डिपेंड करती है, वो फर्टिलिटी को इम्पैक्ट करती है, सॉरी। तो विमेन, अगर विमेन इक्वालिटी है, जेंडर इक्वालिटी की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो विमेन्स भी जॉब को एक्वायर करती हैं, वो भी जॉब करती हैं। तो इससे क्या होता है, लेट मैरिजेस होती हैं, और जो है वो पॉपुलेशन जो है वो ग्रोथ को इफेक्ट करती है, पॉपुलेशन कम होती है, पॉपुलेशन डिक्रीज जो है, रेट ऑफ ग्रोथ जो है पॉपुलेशन का वो स्लो हो जाता है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं डेमोग्राफिक थ्योरीज के। ओके, तो अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी की बात करें तो इसमें एंथ्रोपोलॉजी क्या करती है, कि डिफरेंट हम देखते हैं कि सोशल एस्पेक्ट्स हैं, रिलीजियस एस्पेक्ट्स हैं। तो आप देखोगे कि जो कैसे एंथ्रोपोलॉजी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है। एंथ्रोपोलॉजी में हम थ्योरीज को अप्लाई करते हैं, कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करते हैं, जैसे सिंबॉलिक एंड इंटरप्रिटेटिव थ्योरी जो दी थी वो क्लिफोर्ड गिट्स और एक और थे उनके साथ, उन्होंने दी थी। तो बताया कि कैसे अगर हमने कल्चर को स्टडी करना है तो हमें सिंबल्स को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो सिंबल्स क्या हैं, तो सिंबल्स सिग्निफाई करते हैं कल्चर को। तो डिफरेंट जैसे स्वास्तिक सिंबल है हमारे इंडियन कल्चर को, तो ये इससे हम कल्चर को अंडरस्टैंड करते हैं। तो रिचुअल्स होती हैं, उस डिफरेंट कस्टम्स प्रैक्टिस किए जाते हैं, जैसे फूड टैबूज होता है। फूड टैबू क्या होता है कि कुछ फूड जो है वो बैन होते हैं प्रेगनेंसी के टाइम में कुछ सोसाइटीज में। तो अगर वो कहीं बैन जो है प्रोटीन रिच डाइट होती है, तो इससे क्या होता है मदर की जो हेल्थ को इम्पैक्ट पड़ता है। ओके, तो इससे जो है वो बाकी चीजें भी इम्पैक्ट होती हैं, डिक्लेइंग होता है। ओके, तो हमने अंडरस्टैंड इसको समझने के लिए मैंने आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको देना मेरा फर्ज है। तो आप देखोगे कि मेरा मकसद यही है कि मैं वीडियोस बनाऊं, नॉलेज शेयर करूं, चाहे एंथ्रोपोलॉजी के किसी भी टॉपिक्स के ऊपर मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, ताकि कोई नेट की तैयारी कर रहा है, कोई यूपीएससी मेंस की तैयारी कर रहा है, तो आपको इसमें बहुत ढेर सारी आपको हेल्प मिलने वाली है। तो आप इन थ्योरीज को अंडरस्टैंड करना
जैसे जेम्स फ्रेजर है, ईबी टाइलर है, एल एच मॉर्गन है, इन्होंने क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म थ्योरी दी थी। जैसे लेस्ले वाइट है, जूलियन स्टीवार्ट है, एनर्जी की थ्योरी दी थी, एक कल्चरल एनवायरनमेंट को एक्सप्लेन किया था, ठीक है। स्कनीडर है, तो इन एल्मॉन है, सर्विस है, इन्होंने न्यू क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म की थ्योरी दी थी। हम देखते हैं कि कैसे सोसाइटी ग्रो इवॉल्व करती है, कैसे पहले लोग जो है वो क्लैन बना के रहते थे, फिर बैंड बना के लोग रहते थे, फिर ट्राइब्स आ गए, उसके बाद फिर थोड़ा पॉपुलेशन बढ़ती गई, विलेजेस का सेटअप हो गया, लोग हट्स में रहते थे, एग्रीकल्चर पेस्टोलिज्म प्रैक्टिस करते थे, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते थे। तो फिर क्या हुआ, विलेज का हेडमैन बनाया जाने लगा, जो विलेज में एल्डर होता था उसको हेडमैन बना देते थे, या फिर जिसके पास सुपर नेचुरल पावर्स होती थी उसको हेडमैन बना देते थे, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैंने बुंगाइज्म भी कहते हैं। ओके, तो ये आप ये फॉर्म्स ऑफ रिलीजन भी पढ़ते हैं, तो वहां पे उसको हेड बना देते थे। उसके बाद क्या हुआ, जब तो ये स्टोन्स के टूलों का इस्तेमाल जो हो ही रहा था, उसके बाद माइक्रोलिथिक टूल्स का इस्तेमाल हुआ जाने लगा, फिर पॉलिश टूल्स का इस्तेमाल होने लगा। पॉलिश टूल्स का मतलब होता है टूल्स को उसको अच्छे से उसको फिनिशिंग की जाती थी टूल्स की, तो उसके जरिए वो कल्टीवेशन करते थे, हंटिंग करते थे, गैदरिंग करते थे। मैंने आपको बताया चैंचूस हैं, जरावास हैं, ये हंटिंग गैदरिंग ट्राइब्स हैं। फिशिंग ट्राइब्स के बारे में भी मैंने बताया कौन कौन से ट्राइब्स हैं। ओके, हंटिंग गैदरिंग फिशिंग ट्राइब्स हैं। पेस्टोलिज्म ट्राइब्स हैं, जैसे मैंने बताया कि टोडास हैं, ये सारे पेस्टोलिस्ट सोसाइटीज हैं। एग्रीकल्चरिस्ट ट्राइब है, साइमी एग्रीकल्चरिस्ट जैसे नासा है, खासा है, गारो है, ठीक है, नागास है, ये साइमी एग्रीकल्चरिस्ट ट्राइब्स हैं, तो ये प्रैक्टिस करते हैं। सेंट्रल इंडिया के ट्राइब्स हैं, गोंड्स और वांस, संथल्स, इनके ऊपर एम एन श्रीनिवासन ने इनके ऊपर स्टडी की थी, डी एन मजूमदार ने स्टडी की थी, एल पी विद्यार्थी ने सैक्रेड कॉम्प्लेक्स को स्टडी किया था, है ना। फिर मैंने बताया आपको जो रॉबर्ट रेडफील्ड ने लिटिल ट्रेडिशन और ग्रेट ट्रेडिशन को मैक्सिमम सोसाइटीज में पढ़ा था। तो हम लिटिल ट्रेडिशन और ग्रेट ट्रेडिशन की बात करें, तो ग्रेट ट्रेडिशन होता है, ये ट्रेडिशन होता है एलीट का, ये ट्रेडिशन होता है अ, ये और जो ट्रेडिशन होता है किसका, ग्रेट लिटिल ट्रेडिशन होता है, वो ट्रेडिशन होता है फ्यू का, वो ट्रेडिशन होता है विलेज का, लोकल ट्रेडिशन होता है। ये जो है ग्रेट ट्रेडिशन है, ये इसका ज्योग्राफिक स्प्रेड वाइड होता है, लिटिल ट्रेडिशन का ज्योग्राफिक स्प्रेड लिमिटेड होता है। तो हम देखते हैं कि ये कोई लिटिल ट्रेडिशन, ग्रेट ट्रेडिशन, ये कोई इनमें कोई वाटर टाइट ये कंपार्टमेंट्स नहीं है, इनकी आपस में इंटरप्ले है, इंटरेक्शन होती है आपस में। आप देखते हो कि लिटिल ट्रेडिशन के जो रिचुअल्स हैं या फेस्टिवल्स कोई हम सेलिब्रेट करते हैं एज ए पार्ट ऑफ लिटिल ट्रेडिशन, वो ग्रेट ट्रेडिशन का पार्ट बन जाता है। जैसे कहीं पे आप देखोगे कि कहीं पे कोई दुर्गा पूजा करते हैं सिटी के लोग, तो वही ग्रेट ट्रेडिशन में जब हम गांव में जाते हैं तो वही हम डाइटीज की, लोकल डाइटीज की पूजा करते हैं, तो वो भी उनके लिए भी वही दुर्गा देवी ही है, लेकिन उनके रिचुअल्स बदल जाते हैं, उनके कस्टम्स बदल जाते हैं, उनकी ट्रेडिशंस बदल जाती हैं। तो ये इन चीजों को समझना है, अंडरस्टैंड करना है आपको, आपको ज्यादा से ज्यादा रीडिंग करनी है, तभी आपको चीजों को, आपको क्लैरिटी होएगी, अंडरस्टैंडिंग होएगी।
ओके। तो आप देखेंगे कि इस तरह से एंथ्रोपोलॉजी ने जो है ट्राइबल सोसाइटीज को इम्पैक्ट रोल अंडरस्टैंडिंग कैसे करती है ट्राइबल सोसाइटीज को, ट्राइबल सोसाइटीज के लिए उनकी उनको पॉलिसी मेकर्स को उनके लिए वेलफेयर मेजर्स करने के लिए बोलती है। एंथ्रोपोलॉजी बताती है कि ट्राइब्स का एक फॉरेस्ट के साथ एक इंसेपरेबल रिलेशन होता है। ट्राइब्स प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी में रहते हैं। ट्राइब्स को ये ऑटोनॉमी स्टडी करने में, रीजनलिज्म को स्टडी करने में हेल्प करती है। उनका एक यूनिक कल्चर है, उनकी एक यूनिक लैंग्वेजेस है, वो डिफरेंट एथनिक एलिमेंट्स उनमें मिलते हैं। जैसे मैं बताऊं, जैसे प्रोटो एस्ट्रोलाइट्स हैं कौन से, सेंट्रल इंडियन ट्राइब्स, मंगोलोइड्स हैं जो नॉर्थ ईस्ट के ट्राइब्स हैं, देन नॉर्डिक्स हैं जो नॉर्थ और वेस्टर्न इंडिया के ट्राइब्स हैं, बिल्स, वारसीज, ओके। जैसे निग्रोइड्स हैं जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के ट्राइब्स हैं, सेंटिनलीज हैं, जरावास हैं, ओंगीज हैं। तो डिफरेंट हम ये चीजों को हम कंबाइन करके हम ट्राइब्स के बारे में स्टडी करते हैं, उनकी सोशल इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स को हम स्टडी करते हैं, क्या वो प्रैक्टिस करते हैं, हंटिंग गैदरिंग, इकोनॉमिक सिस्टम कैसा है वहाँ पे, बार्टर सिस्टम चलता है। उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट जब आई तो उन्होंने बार्टर सिस्टम को रिप्लेस कर दिया मनी के साथ। इससे उनका जो इकोनॉमिक लाइफ थी ट्राइबल्स की वो डिस्टर्ब हो गई। आप देखते हैं कि ट्राइब्स कास्ट पीपल में आपस में बहुत ज्यादा इंटरेक्शन होती रहती है। तो ट्राइबल्स के रिचुअल्स, तो उनके जो कस्टम्स हैं, उनकी ट्रेडिशंस हैं, वो उनको अपना लेते हैं कास्ट के लोग, और कास्ट के जो ट्रेडिशंस हैं, फेस्टिवल्स हैं, जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है ना, उनमें अब वहाँ पे देखने को मिलती है। वहाँ पे गरीब लोग भी हैं, वहाँ पे अमीर लोग भी हैं, वहाँ पे डिफरेंट कास्ट के लोग रहते हैं। अब ट्राइब्स में इक्लिटेरियन सोसाइटी है, मीन्स वहाँ पे गरीब अमीर का कॉन्सेप्ट नहीं है, वहाँ पे क्लासेस नहीं है, वहाँ पे एक जैसे लोग ही रहते हैं, और वो कहीं ना कहीं सेल्फ सफिशिएंट भी हैं, और वो एज ए कोऑपरेटिव यूनिट्स की तरह काम करते हैं, है ना। बट अब वो धीरे धीरे वहाँ पे भी आपको सर्टिफिकेशन मिलती है, क्योंकि उनका कॉन्टैक्ट जो है कास्ट पीपल के साथ होता है, काफी सालों से हो रहा है, तो उनके फीचर्स जो है वो अडॉप्ट कर लेते हैं। तो ये एक ट्राइब्स में भी एक होती है पर्टिकुलर वुल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, वो बहुत ही पिछड़ी हुई होती है, लो लिटरेसी लेवल होती है, इकोनॉमिकली बैकवर्डनेस होती है। तो गवर्नमेंट उन ट्राइब्स को आइडेंटिफाई करती है, तो उनके लिए वेलफेयर मेजर्स अडॉप्ट किए जाते हैं। वेलफेयर मेजर्स ट्राइबल्स के लिए अडॉप्ट किए जाते हैं, जैसे एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स खोले जाते हैं उनके लिए, हेल्थ प्रोग्राम्स लॉन्च किए जाते हैं, उनके लिए एजुकेशनल फैसिलिटीज उनको प्रोवाइड की जाती है, उनको प्रॉपरली अगर उनसे उनकी लैंड छीनी जाती है तो उनको हम प्रॉपरली डिस्प्लेसमेंट करते हैं, उनको रिहैबिलिटेशन करने के लिए गवर्नमेंट कोशिश करती है। पहले तो ब्रिटिशर्स के टाइम पे ब्रिटिशर्स क्या करते थे, वो ट्राइबल्स की लैंड को स्नैच कर लेते थे, और ट्राइबल्स को बोलते थे कि ये वायलेटर्स हैं फॉरेस्ट लॉज के, और बेसिकली ब्रिटिशर्स का ये ऑब्जेक्टिव था कि उनको फॉरेस्ट की रिसोर्सेज को उनको यूटिलाइज करना था, एक्सप्लॉइट करना था। और जो इससे क्या हुआ, वो क्योंकि वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुआ था, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को सस्टेन करने के लिए उनको रॉ मटेरियल की नीड थी, तो वो फॉरेस्ट से रॉ मटेरियल वो लेते थे। इससे क्या हुआ, ट्राइबल्स का जो ट्राइबल का जो नेचर मैन स्पिरिट कम्प्लेक्स हम पढ़ते हैं, एलपी विद्यार्थियों ने बताया है कि उनको उनको स्पिरिट्स जो है वो फॉरेस्ट
फॉरेस्ट में रिजाइड करते हैं, उनके लिए वही सब कुछ है, जंगल ही सब कुछ है, तो इसलिए वो जंगलों में ही रहना चाहते हैं। वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं, वो ट्रीज की फैलिंग करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, ट्राइब्स को आइसोलेशन, ब्रिटिशर्स ने ट्राइब्स को आइसोलेशन में रखा, उनको मेन स्ट्रीम सोसाइटीज के साथ उनको इंटीग्रेट नहीं किया। फिर जब इंडियन इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ, बेसिकली इंडियन इंडिपेंडेंस के बाद पहले जब कॉलोनियल पावर्स इंडिया में रूल कर रही थी, तो उन्होंने जमींदार सिस्टम जो था उस टाइम पे, या फिर लैंडलॉर्ड्स क्या करते थे, उनको मनी लेंडिंग करते थे ट्राइब्स को हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, और ट्राइब्स वो लोन जो था वो रीपे नहीं कर पाते थे, तो रिटर्न में जो जमींदार लैंडलॉर्ड्स थे वो उनकी जमीनें स्नैच कर लेते थे, और इससे वो और एथनिक, इससे क्या हुआ, एथनिक कन्फ्लिक्ट्स होने लगे। संथल ने रिवॉल्ट किया, मुंडास ने रिवॉल्ट किया कहीं ना कहीं, तो कहीं ना कहीं नक्सलिज्म जो हो की शुरुआत जो हुई थी, उन्होंने आर्म्ड रेबेलियन किया, उसमें फार्मर्स भी थे, उसमें ट्राइबल्स के लोग भी थे। अभी तो काफी हद तक नक्सलिज्म को खत्म कर दिया गया है, क्योंकि ये इनको जो मार्क्स जो थे, कार्ल मार्क्स जो थे, उन्होंने एक बुक लिखी थी, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, उन्होंने कैपिटलिज्म का आइडिया दिया कि रूलिंग क्लास होती है एक सोसाइटी के अंदर, और एक होती है सर्विंग क्लास। तो जो सर्विंग क्लास है वो गरीब है, और जो रूलिंग क्लास है वो रिच हुई जा रही है। तो रूलिंग क्लास को, सर्विंग क्लास को अपने हकों के लिए उनको फाइट करना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा, और हो सके तो उनको आर्म्ड रिवॉल्ट भी करना पड़ेगा। तो इसी कैपिटलिस्ट को कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो वहाँ पे आई है, चाइना में आई है, तो इन्होंने भी सोचा कि हम भी कम्युनिज्म का यहाँ पे रूल बनाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो जो गवर्नमेंट थी, इंडियन गवर्नमेंट थी, उन्होंने इनको जेलों में डालना शुरू किया, इनको भर दिया जेलों में, इन्होंने आर्म्स उठाए, तो काफ़ी हद तक नक्सलिज्म को, क्योंकि उस टाइम पे जमींदार के खिलाफ इन्होंने रिवोल्ट किया, तो गवर्नमेंट ने जमींदारी सिस्टम को हटाया, गवर्नमेंट ने लैंड्स जो है जो लैंड के टीलर्स थे उनको लैंड के राइट्स प्रोवाइड किए गए डिफरेंट तरीके से। तो आप देखेंगे कि बहुत सारी एट्रोसिटीज से इनको गुजरना पड़ा है। तो ये इनको यही तो कारण है कि इनमें एथनिक कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। अब एथनिसिटी क्या है? एथनिसिटी का मतलब है कि एक फीलिंग होती है कि मैं एक आपको एग्जांपल के जरिए बताता हूँ। ये एथनिक ग्रुप, पहले तो बताऊंगा मैं एथनिक ग्रुप क्या होता है। एथनिक ग्रुप वो ग्रुप होता है जिनकी एक यूनिक कल्चर, जिनका एक यूनिक आइडेंटिटी होती है, उनका एक सेपरेट कल्चर होता है, उनकी लैंग्वेज जो है वो डिस्टिंक्ट होती है, और वो पर्टिकुलर रीजन में बिलोंग करते हैं। इनको हम बोलते हैं एथनिक ग्रुप बोलते हैं। और एथनिक ग्रुप में जब उनको जे दिमाग में उनको ये बात पड़ती है कि हम तो गरीब हैं, हमारे ऊपर एक्सप्लॉइटेशन हुआ है, तो कहीं ना कहीं जब दूसरे जो लोग हैं इनको एक्सप्लॉइट करते हैं, इनकी लैंड्स को छीनते हैं, तो होता क्या है, एथनिक कन्फ्लिक्ट्स होता है। अब गवर्नमेंट तो बहुत सारे स्टेप्स जो है वो उठा रही है ताकि ये आर्म्ड रिबेलियन को रोका जाए, क्योंकि नॉन वायलेंस जो है वो सोसाइटी में सोशल ऑर्डर जब बनाना होता है, सोसाइटी में रेगुलेशन सेटअप करनी होती है, तो आर्म्ड रेबेलियन हम का स्कोप हो ही नहीं सकता किसी भी सोसाइटी में। तो गवर्नमेंट जो है वेलफेयर मेजर्स इनके लिए ले रही है, लेती आई है, और जो आर्म्ड रेबेलियन है, आर्मी सीआरपीएफ मिलके आर्म्ड रेबेलियन को कुचल रही है, क्योंकि
कोई नॉन वायलेंस, कोई रास्ता नहीं है किसी भी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने का। तो पीसफुल गवर्नमेंट चाहती है कि पीसफुल वे में ये लोग सामने आए और अपने हक्स के लिए फाइट करें, राइट्स के लिए फाइट करें। और गवर्नमेंट भी तो बहुत कुछ कर रही है इनके लिए। तो हम बैक टू हम एंथ्रोपोलॉजी आते हैं। तो प्राइमेट्स का है स्कोप। प्राइमेट्स मैमल्स है ना। फिर बायोकल्चरल अडेप्टेशन होता है ह्यूमन बींग्स का, कैसे होता है। तो फिर इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में हम पढ़ते हैं कि इन्वायरमेंट के रोल से क्या, जीन्स के रोल से क्या कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज होती हैं। जीन जो है इफेक्ट करता है बॉडी के कलर को, स्किन के कलर को, आई के कलर को, हाइट को, बॉडी फॉर्म को। और जो एनवायरनमेंट है कि सोशल इकोनॉमिक कंडीशन, आपकी सोशल क्लास में आप हायर क्लास में फॉल करते हैं या लोअर क्लास में फॉल करते हैं, आपकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, आपका आपकी एजुकेशन लेवल कैसी है, आपकी मींस रेट ऑफ लिटरेसी कितनी है। तो ये फैक्टर्स है ना। तो ये जो डेवलपमेंट अर्बनाइजेशन कितनी है। तो ब्रिटिश जब आए तो उन्होंने वेस्टर्नाइजेशन का भी इन्फ्लुएंस हुआ था। एम श्रीनिवासन ने संस्कृताइजेशन को एक्सप्लेन किया, वेस्टर्नाइजेशन को एक्सप्लेन किया कि कैसे जो जो लोअर कास्ट के जो लोग हैं वो अपना स्टेटस रेस करने के लिए वो क्या करते हैं, हायर कास्ट के लोगों हायर कास्ट के लोगों के वो अप्लाई करते हैं उनकी उनकी उनके आइडियाज, उनके तौर तरीके, उनके रिचुअल्स, उनके कस्टम्स, उनके ट्रेडिशंस, और वो अपने आप को। और अभी तो बड़े सारे ऑप्शंस हैं। अब सोशल मोबिलिटी के बड़े सारे ऑप्शन हैं, है ना। अपवर्ड मोबिलिटी है, ठीक है। अपवर्ड मोबिलिटी के वेस्टर्नाइजेशन से अपवर्ड मोबिलिटी हो रही है, एजुकेशन से अपवर्ड मोबिलिटी हो रही है, मॉडर्नाइजेशन से जो है वेस्टर्नाइजेशन हो रही है। तो वुमेन एम्पावरमेंट हो रही है। अब जो पहले सोशल रिविल्स होते थे, जब पर्दा सिस्टम, अर्ली मैरिज सिस्टम, विडोइंग मैरिज जो था, ये जब चालू हो गया, शुरू हो गया, तो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट से होने की वजह से तो इविल्स जो थे विमेन को ये हटने लगे। तो वुमेन जो थी वो डेवलप्ड होने लगी। तो ये सब इसका असर पड़ा किसके ऊपर, वेस्टर्नाइजेशन के ऊपर, संस्कृताइजेशन के ऊपर, इनके ऊपर असर पड़ा है। तो आपने इन आइडियाज को अंडरस्टैंड करने के लिए, थिंग्स को समझने के लिए आपको डीप एनालिसिस करना पड़ेगा। डीप एनालिसिस करना पड़ेगा। तो एपिडेमियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में हम इंसानों के डिजीजेस के बारे में पढ़ते हैं, उसकी वेलबींग को स्टडी करते हैं, उसकी मेंटल हेल्थ को स्टडी करते हैं, उसको कोई डिजीज तो नहीं है, डिजीजेस का स्प्रेड कितना है, काजेस क्या है डिसीज की, उसको हम स्टडी करते हैं। और हम इन्फेक्शियस डिसीज, नॉन इन्फेक्शियस डिसीज, उसको कारण क्या है वो हम पढ़ते हैं। तो कैसे ये जो जेनेटिक बेसिस है, जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं वो कैसे हमारी हेल्थ को इम्पैक्ट करते हैं। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीज कैसे होती है, जब हम न्यूट्रिशन लेवल को स्टडी करते हैं ट्राइबल पॉपुलेशन में, रूरल पॉपुलेशन में, जब हम विलेज की स्टडीज करते हैं, विलेज क्या है, एक सोशल सिस्टम है। हम सेटलमेंट्स को स्टडी करते हैं, विलेज में लोग कैसे रहते हैं, हट्स में रहते हैं, उनकी सर्कुलर सेटलमेंट सिस्टम है, रेक्टेंगुलर सेटलमेंट सिस्टम है, उनकी अब जजमानी सिस्टम वहाँ पे है, आपस में कास्ट पीपल आपस में इंटरडिपेंडेंट होते हैं, रिलेटेड होते हैं, क्योंकि वहाँ पे जजमान होते हैं, उनके पास बहुत सारी लैंड होती हैं, कामिन्स होते हैं, लोहार्स होते हैं। तो वो जजमान के लिए, उनके लिए सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो जब सर्विस उनको मिल जाती है तो रिटर्न में जजमान जो है उनको फूड आइटम्स प्रोवाइड करते हैं, ग्रेन्स प्रोवाइड करते हैं, मिलेट्स प्रोवाइड करते हैं। तो उनकी
होता है, रिलेशन मिल जाता है। लेकिन अब क्या हुआ है, गिग इकोनॉमी की आने की वजह से ऑनलाइन आप क्लीनिनेस ले सकते हो, आप ऑनलाइन फूड ऑर्डर कर सकते हो, आप ऑनलाइन वेरियस सर्विसेज आप कर सकते हो, ले सकते हो। तो हुआ क्या है, जो रिलेशन है बेसिकली वो जो है, वो रिलेशन जो है वो हैम्पर हुआ है। वो रिलेशन में मॉडिफिकेशन आई है। अब जजमांस के पास और बड़े सारे ऑप्शंस हैं। इवन कामिन्स भी, जब मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आने की वजह से वो कामिन्स जो है वो माइग्रेट कर रहा है सिटीज में, वो इंडस्ट्रियल लेबर्स का काम कर रहा है। तो ये एक अब उसको का जजमान के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है, और जजमान को भी कामिन्स के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो कम हो गई है। तो इस तरह से अग्रेरियन रिलेशन आप देखें विलेज में चेंज हो रहा है। अब टेक्नोलॉजी आ रही है, इरिगेशन सिस्टम एडवांस हो रहा है। अब डिजिटाइजेशन हो रही है रूरल इंडिया में, और अर्बन विलेज में डिजिटाइजेशन हो रही है। तो फार्मर्स को सीड्स मिल जाती हैं, हाई यील्डिंग सीड्स मिल जाती हैं। तो आप देखोगे कि कैसे नोमैडिज्म के बाद वो सेटल्ड लाइफ में आ गया। तो सेटल्ड लाइफ में जब आ गया तो वहाँ पे जर्म्स रहने लगे। तो जो डोमेस्टिकेशन वो करता था, तो वहाँ पे जर्म्स का ग्रोथ होने लगा, तो उसको डिसीजेस भी लगने लगी। तो पहले तो इन सब चीज़ों का पता ही नहीं होता था, कोई आंसर ही नहीं होता था इंसानों के पास कि क्यों बारिश हो रही है, है ना, दिन और रात क्यों हो रहे हैं। तो उसने रिलीजन बना लिया। तो कहीं ना कहीं वो कहने लगा कि ये तो सोल की वजह से हो रहा है, सुपर नेचुरल फोर्सेस है। तो जब साइंस की डिस्कवरी हुई, उसने कहा, उसने सब चीजों को गलत बताया। उसने नई जो है वो साइंटिफिक टेम्पर लाया, एनलाइटनमेंट लोगों के बीच में लेके आ गए। और लोगों को अब पता है कि दिन और रात क्यों होती हैं, रेनफॉल क्यों होती हैं, वेदर्स क्यों होते हैं, एग्रीकल्चर कैसे करना है। तो पहले तो इन सब चीज़ों का पता नहीं था। तो ये ही है एंथ्रोपोलॉजी, ये ही है एंथ्रोपोलॉजी। तो हमको हमने अपने एंसेस्टर्स को जो पढ़ते हैं, जैसे शिवालिक हिल्स में जो रहते थे, जो हिमालयाज के फुट हिल्स हैं, वहाँ पे रामापिथिकस रहे, शिवापिथिकस के रिमेन्स हमें मिले वहाँ पे। नर्मदा बेसिन में हमें नर्मदा मैन के रिमेन्स मिले। तो हमने कहा कि ये तो होमो इरेक्टस है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स उससे मिलते हैं। और रामापिथिकस सिमापिथिकस को कहा गया कि ये तो ओरांगुटन के इंसेस्टर्स हैं। तो पहले तो इनके बारे में ये कहा गया कि ये तो हम ह्यूमन एंसेस्टर्स हैं। लेकिन जब और ज्यादा स्टडीज हुई, तब ये कंक्लूड किया गया कि रामापिथिकस और शिवापिथिकस बेसिकली दे ये एंसेस्टर्स हैं ओरांगुटन्स के, और ये मायोसिन पॉड से बिलोंग करते हैं। प्लाइयोप्लिस्टोसिन होमिनिड्स की बात करें, ऑस्ट्रालोपिथिकस की बात करें, तो इसकी दो फॉर्म्स थी, ग्रेसाइल फॉर्म थी और रोबस्टस फॉर्म थी। मोरेक्टस की भी अगर हम देखें तो इसकी भी बहुत सारी फॉर्म्स थी। तो आप देखते हैं कि किस तरह से पहले जो प्राइमेट्स थे वो ट्रीज के ऊपर भी रहते थे, वो वो ग्राउंड के ऊपर रहते थे, उनकी बॉडी में लार्ज क्वांटिटी ऑफ हेयर होते थे। उनके जो उनमें लोकोमोशन था उनमें। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि जो फुट जो था वो ही सिर्फ लोकोमोशन के लिए इस्तेमाल होने लगा, और जो अपर लिम्स जो थे वो फ्री हो गए। अब वो टूल बनाने लगे। तो होमो हैबिलिस ने फर्स्ट स्टोन टूल्स की डिस्कवरी की थी, जैसे जैसे चॉपर चॉपिंग टूल्स हो गया, हैंड एक्सिस हो गया। फिर उसके बाद पॉइंटर्स आए, फिर बाइफोकल पॉइंट आए, यूनिफोकल पॉइंट आए, क्लीवर्स आए। उसके बाद कंपोजिट टूल्स का इस्तेमाल हुआ जाने लगा, जैसे एक्से है, एडजे है। उसके बाद कंपोजिट टूल्स का इस्तेमाल हुआ जाने लगा। उसके बाद पॉलिश टूल्स आ गए, फ्लेक टूल्स आ गए, है ना। पहले कोर टूल्स थे, फिर फ्लेक टूल्स थे। उसके बाद फिर न्यूलिथिक पीरियड में आप देखोगे
कंपोजिट टूल्स आ गए, फिर मेसोलिथिक पीरियड में माइक्रोलिथिक टूल्स आ गए, फिर नियोलिथिक पीरियड में हमने देखा कि पॉलिश्ड टूल्स आ गए, उनका वो टूल्स को बनाने लगे। ठीक है, तो हमें टूल्स की साइट्स हमें मिली हैं इंडिया में, बहुत सारी पैलियोलिथिक साइट्स मिली हैं, वर्ल्ड में हमें पैलियोलिथिक साइट्स मिली हैं, हमने कैलकोलिथिक साइट्स मिली हैं, बड़े सारे जोन्स मिले हैं जब कॉपर और स्टोन का को एज ए टूल इस्तेमाल किया जाता था। उसके बाद फिर प्रोटो हिस्टोरिक सिविलाइजेशन आई, जिसको हम प्री हड़प्पन हड़प्पन और पोस्ट हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन भी इसको कहते हैं। तो बड़ी सारी यहाँ पे एडवांसमेंट हुई, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस हुआ, डोमेस्टिकेशन भी ये लोग करते थे। ये आई थिंक फायर अल्टार्स मिले हैं, तो इससे पता चलता था कि रिलीजियस एक्टिविटीज भी करते हैं। हमें रेड सैंडस्टोन मेल टोर्सो मिला, हमें ब्रोंज डांसिंग गर्ल मिली, हमें द ग्रेट बाथ हमें मिला, ग्रेनरी मिली। हमें ये पता चलता है कि ये यहाँ पे क्लास होती थी, सोशल क्लास यहाँ पे एग्जिस्ट करती थी, अपर क्लास, लोअर क्लास, प्रीस्ट क्लास थी और लेबर क्लास थी। तो इन्होंने ट्रेड भी किया मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के साथ, जिप्शियन सिविलाइजेशन के साथ इनका ट्रेड हुआ। ये सील्स भी बनाते थे, ये ऑर्नामेंट्स भी बनाते थे और उनको पहनते भी थे, अपनी बॉडी को ब्यूटीफाई भी ये करने लगे, क्लॉथ्स भी पहनते थे। तो हमने देखा कि जो अब डिस्ट्रक्शन हो गई हड़प्पन सिविलाइजेशन की। किसी ने कहा कि जो इंडस रिवर जो थी उसने अपना कोर्स चेंज कर लिया, किसी ने कहा कि आयरन का इन्वेजन हुआ, उसकी वजह से इसका सारा सिविलाइजेशन जो है वो एक्सटेंड हो गई। और किसी ने ये कहा कि जब फ्लड्स आए, नेचुरल कैलेमिटीज आई, तो उसकी वजह से जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन की डिस्ट्रक्शन हो गई। और उसके बाद आयरन एज आई, आयरन के वेपन्स बनाए जाने लगे, टूल्स बनाए जाने लगे, किंगडम का गठन हुआ, मौर्यन एज आई, एज ऑफ मौर्यंस आए, तो किंगडम का गठन हुआ। तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बना, एक हिरार्की बनी, एडमिनिस्ट्रेटिव हिरार्की बनी बनाई गई, एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप हुआ, रिटन लॉज बनाए जाने लगे। पहले क्या थे, ओरल लॉज थे, पहले जस्टिस डिलीवर करने के लिए ओथ्स होती थी, या फिर कुछ ऐसे रिचुअल्स होते थे जैसे रेड हॉट आयरन हो, कल्प्रिट को कहा जाता था कि आप लीक करो, अगर उसके जीभ को, टंग को नुकसान पहुंचता था तो ये माना जाता था कि ये कल्प्रिट है, और सुपर नेचुरल फोर्सेस ने इसको अपने आप ही सजा दे दी। तो ये था पहले रिलीजन हुआ। फिर मैजिक आया, ब्लैक मैजिक है, वाइट मैजिक है, वेरियस मैजिक और रिलीजन फंक्शनरीज हैं। आप जो देखते हैं, जो शमाइज्म है ना, विच क्राफ्ट है, तो सॉर्सरर्स है, ये ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल करते हैं, ये दूसरों को हार्म करते हैं, ये फसल को डिस्ट्रॉय करते हैं, ये ये डिजीज तक ये काज कर देते हैं। इतना क्योंकि सोसाइटी उस टाइम पे एनलाइटन नहीं थी, उस टाइम पे साइंस नहीं थी, उस टाइम पे यही बिलीफ सिस्टम था, जिस बिलीफ सिस्टम के जरिए लोग रहते थे। तो विच क्राफ्ट को जेल्स में भी डालते थे, सोर्सेस को जेल्स में भी डालते थे। तो अफ्रीका में जब फुटबॉल का मैच होता है तो सॉर्सर और विच क्राफ्ट को नहीं अलो किया जाता फुटबॉल मैच देखने के लिए। तो प्रीस्ट वर्शिप करते हैं, वो मेडिटेशन करते हैं, वो रिचुअल्स करते हैं, पूजा करते हैं। ओके, तो तो जो मेडिसिन मैन होता है वो हर्ब्स का इस्तेमाल करता है, वो नेचुरल टेक्निक्स का, नेचुरल लीव्स का इस्तेमाल करता है, जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करता है और मेडिसिन से छुटकारा दिलवाता है। ये काम होता है मेडिसिन मैन का और हीलर्स का। आप देखते हैं कि जो इथनो आर्कियोलॉजी है, हम आज की जो ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ हैं, हंटिंग गैदरिंग सोसाइटीज़ हैं, पैस्टोरलिस्ट सोसाइटी हैं, हम उनका सोशल कंडीशन पढ़ते हैं, इकोनॉमिक लाइफ को पढ़ते हैं, उनके हम प्रोडक्शन मैकेनिज्म को पढ़ते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म को हम अंडरस्टैंड करते हैं।
तो हम ये सब चीज़ें पढ़ते हैं और हम क्या करते हैं, हम ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ को, जो भी सोसाइटी है, प्रिमिटिव सोसाइटी है, उसको हम स्टडी करते हैं और हम जो प्री हिस्टोरिक जो सोसाइटी है उसको कल्चर के को हम रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, इसको बोलते हैं इथनो आर्कियोलॉजी। तो हम देखते हैं सर्वाइवल्स हमें ट्राइबल सोसाइटीज़ में मिलता है। अभी एग्रीकल्चर, अब ये न्यूलिथिक पीरियड से एग्रीकल्चर चलता आ रहा है और ये सर्वाइवल है, आज भी एग्रीकल्चर होता है, करते हैं प्रैक्टिस, फूड की जरूरत है, फूड के बिना हम रह नहीं सकते हैं, ठीक है। तो वैसे ही पैरेलल्स की बात करें, अब जो है हंटिंग गैदरिंग, जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के जो ट्राइब्स हैं वो हंटिंग गैदरिंग करते हैं, वैसे ही अमेजोनियन ट्राइब्स हैं वो भी हंटिंग गैदरिंग करते हैं। तो ये आपस में इनका कोई रिलेशन नहीं है, कोई इंटरेक्शन नहीं है, बट सेपरेटली इनकी सोशल एक्टिविटी हो रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, सिमिलर इकोनॉमिक सोशल एक्टिविटी डिफरेंट रीजन्स में जब होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, पैरेललिज्म। तो हम हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी में देखते हैं, पेस्टोरलिज्म सोसाइटी में देखते हैं, एग्रीकल्चरिस्ट सोसाइटी में देखते हैं, आर्ट्स एंड क्राफ्ट प्रोड्यूसिंग सोसाइटी में सबसिस्टेंस पैटर्न हम देखते हैं। तो सोशल इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ते हैं ट्राइबल सोसाइटीज की। तो हमने देखा कि यहाँ पे आप नेग्रेटो एलिमेंट, एथनिक एलिमेंट्स यहाँ पे मिलते हैं, वेरियस लैंग्वेजेस जो है वो ट्राइबल ग्रुप्स की यहाँ पे बोली जाती हैं, जैसे ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज है वो सेंट्रल इंडियन के ट्राइब्स बोलते हैं, जैसे इंडो आर्यन लैंग्वेज होता है, जैसे हिंदी, बंगाली, ये राजस्थानी, तो ये सारी इंडो आर्यन लैंग्वेज ग्रुप को बिलोंग करती है, ठीक है। जैसे तिब्बतो सिनो तिब्बतन लैंग्वेज ग्रुप है, जहाँ पे आप देखोगे कि जिसमें हम लैंग्वेजेस पढ़ते हैं, जैसे लेप्चास है, लद्दाखीज है, किन्नौरी है, तो ये लैंग्वेजेस जो है वो इस ग्रुप में डाल आती हैं। द्राविडियन लैंग्वेजेस ग्रुप हैं, जैसे तुलु है, कन्नड़ है, ठीक है। तो ये लैंग्वेजेस जो है वो इस इस द्राविडियन लैंग्वेजेस ग्रुप में आती हैं। जो ट्राइब्स तो हैं इन लैंग्वेजेस को बोलते हैं, जैसे साउथ इंडियन ट्राइब्स है, इरूलास है, पंडियंस है, टोडास है, सेंट्रल इंडियन ट्राइब्स मुंडास है, ओरवान्स है, संतल्स है, ओ है, और घान्स है, विल्स है, वर्लीज है, लोधास है, ठीक है। जैसे खासीस है, गारोस है, नागास है, लेप्चास है, बोतियास है। तो ये सारे ट्राइबल ग्रुप्स, इनकी अपनी अपनी सोशल इकोनॉमिक लाइफ है, इनकी अपनी पॉलिटिकल लाइफ है, ये डिफरेंट क्लैंस में रहते हैं। अब देखते हैं डिफरेंट मैरिजेस प्रैक्टिसेस होती हैं, कुछ मैट्रिलिनियल सोसाइटी है, कुछ पैट्रिलिनियल सोसाइटी है, कुछ यूनिलिनियल डिसेंट फॉलो करते हैं, कुछ बायलेटरल डिसेंट में चलते हैं। कहीं पे आप देखोगे डिसेंट क्यूरी है, तो एम्बिलिनियल डिसेंट है, यूनिलिनियल डिसेंट है, बाइलिनियल डिसेंट है ना। तो आप ये भी देखते हो कि डिसेंट अलायंस थ्योरी क्या है, तो इसमें मैरिज होती है, एक सोशल बॉन्ड बनता है, तो और नेटवर्क बनता है, विमन एक्सचेंज होती हैं, तो नेटवर्क बनता है, इसी को हम बोलते हैं अलायंस थ्योरी। तो फैमिली की बात करें, फैमिली एक सोशल ग्रुप है, यहाँ पे इकोनॉमिक कॉपरेशन होती है, यहाँ पे रिप्रोडक्शन एक्टिविटी होती है, सोशलाइजेशन होती है। तो फैमिली भी डिफरेंट टाइप्स की होती है। आपको देखोगे पैट्रिलिनियल फैमिली है, मैट्रिलिनियल फैमिली है, तो फैमिली ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंस है, पैट्री लोकल फैमिली है, मैट्री लोकल फैमिली है, फैमिली ऑन द बेसिस ऑफ डिसेंट है, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सैंग्यूनिटी है, एफिनिटी है, कॉन्सैंग्यूनियस फैमिली, एफिनल फैमिली, जॉइंट फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिलीज हैं, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिली हैं। मैरिजेस होती हैं डिफरेंट टाइप्स की, डेफिनेशंस दी हैं वेस्टर्न मार्क ने, डीवी मडॉक ने, नायर ने दी है, एथलीन कैथलीन गो ने दी है, डी एन मजूमदार ने ट्राइबल की स्टडी की है, कास्ट की स्टडी की है, डी एन के बोस ने ट्राइबल हिंदू मेथड ऑफ ट्राइबल अब्जॉर्प्शन बताया है कि कैसे ट्राइबल ग्रुप्स जो है वो हिंदू के ट्रेडिशंस, कल्चर्स, बिलीव्स को अडॉप्ट कर रहे हैं।
तो GS गोरे ने बताया कि जो बेसिकली जो ट्राइबल्स हैं ये बैकवर्ड हिंदूज हैं, है ना। तो लेकिन बैरियर एल्बन ने कहा कि ये आइसोलेशनिस्ट कैटेगरी में रखा, तो इनको मेन स्ट्रीम सोसाइटीज में इनको नहीं इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हमें मिडिल अप्रोच करनी है, इनको कल्चर भी इनका जो है लॉस ना हो, और ये अस कल्चरल इसिमिलेशन भी हो जाए, और इनकी कल्चरल आइडेंटिटी भी सेपरेट ना हो, इनका एथनिक जो है वो एलिमेंट जो है वो भी इंटैक्ट रहे, इनका जो यूनिक कल्चर है, यूनिक लैंग्वेज है, वो भी इंटैक्ट रहे। तभी तो गवर्नमेंट जो है एंडेंजर्ड जो लैंग्वेजेस हैं ट्राइबल ग्रुप्स की, उनको प्रमोट कर रही है। हमें उनकी मदर टंग में उनको लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करनी होगी, उनके लिए एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स तक हमें सेट करने हैं। तो हमें बड़े सारा जो एंथ्रोपोलॉजी का हम देखते हैं तो स्टडी करनी है। मैं आपको आज पढ़ाऊंगा, फर्स्ट लेक्चर है मेरा, तो इनमें मैं आपको डिफरेंट आइडियाज, डिफरेंट थॉट्स, एंथ्रोपोलॉजी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ये 2 पेपर्स का सब्जेक्ट है, 250 मार्क्स का पेपर आएगा। और आप इतना मैं आपको मेहनत करा दूंगा कि आपको 300+ मार्क्स लेने से कोई नहीं रोक सकता। तो आप देखेंगे कि कैसे हमारी सोसाइटी जो है वो मूव कर रही है, कैसे जो है जो कल्चर जो है वो मैलिनोस्की ने कहा कि कल्चर फंक्शंस को परफॉर्म करता है, जो कल्चर डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है। वैसे ही रेडक्लिफ ब्राउन ने कहा, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म के बारे में कहा कि कल्चर हमारी जो है ग्रुप की नीड्स को फुलफिल करता है, कल्चर हमारे नीड्स, इंडिविजुअल की नीड्स को फुलफिल करता है। स्ट्रक्चरलिज्म कहता है कि हमारे कल्चर क्या है, हमारा मेंटल स्ट्रक्चर है, हमारे थॉट, हमारे माइंड का स्ट्रक्चर जो है वो कल्चर के स्ट्रक्चर को बनाता है। सोशल स्ट्रक्चर कैसा होगा, मैट्रिलिनियल फैमिली होगी, पैट्रिलिनियल फैमिली होगी, फैमिली सिस्टम कैसा होगा, कल्चर सिस्टम कैसा होगा, मसाई ट्राइब की बात है, न्यूर ट्राइब की बात है, तो ये हंटिंग गैदरिंग ट्राइब है। तो डॉरी एंड ब्राइड प्राइस आप देखते हैं तो बड़े सारे तरीके होते हैं शादी करने के, तो बड़े सारे फॉर्म्स हैं मैरिजेस से, जैसे जैसे मोनोगैमी है, जैसे पॉलीगैमी है, जैसे आप देखोगे पॉलीजिनी है, पॉलीएंड्रस है, जैसे हाइपरगैमी है, हाइपोगैमी है, ग्रुप मैरिजेस हैं। तो ये टाइप्स ऑफ मैरिजेस एग्जिस्ट करती है। मैरिज एक यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन है। मैरिज आपको हर सोसाइटी में मिलेगी, ट्राइबल सोसाइटी में मिलेगी, अर्बन सोसाइटी में मिलेगी, रूरल सोसाइटी में मिलेगी। हो सकता है इसकी फॉर्म जो है वो डिफरेंट हो। वैसे ही आपको जो रिलीजन है वो आपको हर सोसाइटी में मिलेगा, उसकी फॉर्म से डिफरेंट हो सकती है। कोई सोल्स की, एंसेस्टर्स की वर्शिप करते हैं, कोई सोल्स की वर्शिप करते हैं, कोई सुपर नेचुरल फोर्सेस की वर्शिप करते हैं, कुछ टोटमिज्म की वर्शिप करते हैं। कोई भी टोटम हो सकता है, कोई एनिमल टोटम हो सकता है, कोई ट्री टोटम हो सकता है, और उस टोटम को वो मारते नहीं है, कोई हार्म नहीं पहुंचाते हैं। तो ये हम एंथ्रोपोलॉजी का ये इसका कंक्लूजन है। एंथ्रोपोलॉजी की एडमिनिस्ट्रेशन कैसी हुई एंथ्रोपोलॉजी की, पहले कॉलोनियल पावर्स में इथनोलॉजी पे फोकस किया गया, बाद में विलेज की स्टडी की गई, कास्ट की स्टडी की गई। अब क्या है, हम मॉडर्नाइजेशन को स्टडी कर रहे हैं, माइग्रेशन को स्टडी कर गए हैं, वेस्टर्नाइजेशन के इन्फ्लुएंस को स्टडी करते हैं। हम इसका अप्लाइड इफेक्ट्स को स्टडी करते हैं, ह्यूमन जेनेटिक्स को स्टडी करते हैं, हम जीन्स को स्टडी करते हैं, डिफेक्टिव जीन्स को आइडेंटिफाई करते हैं, और पेडिग्री एनालिसिस करते हैं, और हम पॉपुलेशन को जेनेटिक काउंसलिंग करते हैं, उसको हम बिठाते हैं अपने पास, और उसको बताते हैं कि आप अगर चाइल्ड की प्लानिंग कर रहे हो तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी कि आपके चाइल्ड को जेनेटिक डिसऑर्डर होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो जेनेटिक डिसऑर्डर की बात कर ही रहे हैं तो सेक्स क्रोमोसोमल अबनॉर्मलीज है, ऑटोसोमल अनॉमलीज है। सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में आता है क्लिनफिल्टर सिंड्रोम, आता है टर्नर सिंड्रोम, आता है देन सेक्स, देन सुपर फीमेल आता है, इंटरसेक्स आता है। वैसे ही जो है दूसरा जो ऑटोसोमल अनॉमली है उसकी भी डिफरेंट टाइप्स है, जैसे एडवर्ड सिंड्रोम है, जैसे टर्न, जैसे
डाउन सिंड्रोम है, एडवर्ड सिंड्रोम है, पटाउ सिंड्रोम है, क्री टू जैक सिंड्रोम है। तो ये आपको जो क्रोमोसोम ऑटोसोम्स हैं उन क्रोमोसोम्स में आपको या तो उसके स्ट्रक्चर में वेरिएशन होगा, या उसके नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में वेरिएशन होगा, या स्ट्रक्चर में वेरिएशन होगा। तो ये पढ़ते हैं हम। बायोकेमिकल मेथड से हम क्रोमोसोमल एनालिसिस करते हैं, कैरियोटाइप एनालिसिस हम करते हैं, हम साइटोजेनेटिक मेथड्स को स्टडी करते हैं, एपिजेनेटिक्स को स्टडी करते हैं, यूजेनिक्स को स्टडी करते हैं, हम क्रोमोसोम्स में स्टडी करते हैं साइटोजेनेटिक मेथड में, हम सीरोजेनेटिक्स मेथड स्टडी करते हैं, ब्लड ग्रुप स्टडी करते हैं, कैसे ब्लड ग्रुप जो है वो डिफरेंट पॉपुलेशन ग्रुप में वेरी करता है, कैसे आउट ऑफ अफ्रीकन थ्योरी जो होमो इरेक्टस है, ये कम से कम डिफरेंट ज्योग्राफिक रीजन्स में ये गया है। यूरोपियंस में गया है, एशियंस में गया है, मिडिल ईस्ट में गया है। तो कहते हैं अफ्रीका जो कैडल ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन इसको बोलते हैं, इजिप्ट को क्रैडल ऑफ क्रैडल ऑफ सिविलाइजेशन कहते हैं कि कल्चर की शुरुआत इजिप्ट में हुई थी। इसने जो कल्चर जो पहले का मुझे बिलीव होता था कि सारे ह्यूमन बींग एक जैसा सोचते हैं, दैट इज साइकिक यूनिटी ऑफ मैन। तो डिफ्यूजनिज्म ने कहा कि ऐसा नहीं है, हर कोई ह्यूमन बींग एक जैसा नहीं सोचता। तो कुछ लोग होते हैं जो क्रिएटिव होते हैं और वो कल्चर को ओरिजिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और फिर वहां से कल्चर जो है, जब वहां से लोग ट्रैवलर बन के दूसरी कंट्रीज में जाते हैं, वहां से लोग जो दूसरे रीजन में माइग्रेट करते हैं, तो वहां से अपने कल्चर को भी लेके जाते हैं और कल्चर की डिफ्यूजनिज्म हो जाती है। तो इसमें ब्रिटिश स्कूल ऑफ डिफ्यूजनिज्म है, जर्मन स्कूल ऑफ डिफ्यूजनिज्म है, अमेरिकन स्कूल ऑफ डिफ्यूजनिज्म है। तो कैसे कल्चर की शुरुआत होती है अलग अलग रीजन्स में। तो आप इन चीज़ों को आपको समझना होगा, अंडरस्टैंड करना होगा। आप इन चीज़ों को देखते हैं, स्टडी करते हैं, हम इनको एवेल्यूएशन करते हैं, स्टडी हमें करना होगा, तभी मैं अपने माइंड को ब्रॉड कर पाऊंगा, तभी आप अपने माइंड को ब्रॉड कर पाओगे। आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी एक एक टॉपिक की होनी चाहिए, केस स्टडीज आपको पढ़नी है, आपको बुक्स आपको पढ़नी पड़ेगी इसमें मास्टरी करने के लिए। मास्टरी इन द सेंस कि आपको मार्क्स लाने हैं 300 प्लस, उतनी ही मास्टरी आपको एंथ्रोपोलॉजी में करनी है। इसके साथ साथ मैं एथिक्स पे भी वीडियो बनाई है अपने यूट्यूब चैनल में। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को आप देखें, तो काफ़ी नॉलेज आपको इस वीडियो में दी गई है। ओके, तो आप फीडबैक भी दीजिए मेरे को, मैं टॉपिक्स की डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग आपके सामने रखता हूँ, है ना। हम जो जनरलाइज्ड रेसिप्रोसिटी है, जो नेगेटिव रेसिप्रोसिटी है, जहाँ जो एक्सचेंज मोड ऑफ एक्सचेंज में हम पढ़ते हैं, रेसिप्रोसिटी पढ़ते हैं, रेसिप्रोकल जनरलाइज्ड रेसिप्रोसिटी है ना। तो इसके साथ रीडिस्ट्रीब्यूशन होती है, मार्केट एक्सचेंज है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट्स हैं प्रेजेंट होते हैं सोसाइटी में। तो आपने उन चीज़ों को समझना है, अंडरस्टैंड करना है, माइंड को खोल के रखना है, कान खोल के रखने हैं और आंखें आपने खोल के रखनी है। तो तभी आपके अंदर जो है वो कंसेप्ट जाएंगे, तभी आप बुक्स को अच्छी तरीके से पढ़ पाओगे, अपने व्यूज को आप अपने समक्ष जो है वो रख पाओगे। तो पढ़िए, समझिए और आईएएस ऑफिसर्स बनिए, एडमिनिस्ट्रेशन में आइए, सोसाइटी को रन कीजिए। तो आपको जब सोसाइटी में ही रहना है तो सोसाइटी में आपको सोसाइटी को समझना पड़ेगा, कल्चर को समझना पड़ेगा, बड़े सारे कन्फ्लिक्ट से आपको डील करना पड़ सकता है, इशू से डील करना पड़ सकता है। तो एंथ्रोपोलॉजी आपको हेल्प करेगी, आपको प्लानिंग करनी होगी, इसमें पॉलिसी मेकिंग आपको करनी होगी। तो एंथ्रोपोलॉजी में जो कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़े होंगे वो आपको हेल्प करेगी पॉलिसी फॉर्मुलेशन में। आपने पॉपुलेशन को स्टडी करना है, अगर आपने डेमोग्राफिक प्रोफाइल पढ़ी होगी, है ना। आप क्योंकि आपने मैनेजमेंट करना है, एडमिनिस्ट्रेशन करना है, डिसीजेस का एडमिनिस्ट्रेशन करना है,
डिसीजेस को कैसे कंट्रोल करना है, लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन करके रखना है, तो आपको सोसाइटीज की डिटेल्ड जानकारी होनी चाहिए, उनके कल्चर की जानकारी होनी चाहिए, सोशल्स की जानकारी होनी चाहिए। ये तभी आप इन चीज़ों की जानकारी होगी अगर आप एंथ्रोपोलॉजी पढ़ते हैं। और दूसरी बात ये एक स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है। हाँ, सोशियोलॉजी में भी आप सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं, मैं किसी सब्जेक्ट को क्रिटिसाइज नहीं करूंगा। मैं अब एंथ्रोपोलॉजी पढ़ाता हूँ जो पीएससी एस्पिरेंट्स को, तो मैं एंथ्रोपोलॉजी की ही बात करूंगा, है ना। तो मैं एंथ्रोपोलॉजी के ही प्लस पॉइंट्स आपके सामने रखूंगा। तो गाइस, यही 1 घंटे का वीडियो लगभग बन गया है। तो इसी वीडियो को कंटिन्यू करूंगा मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइस, एंथ्रोपोलॉजी एक होलिस्टिक स्टडी है। इसमें हम इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी पढ़ते हैं, एनवायरनमेंट को स्टडी करते हैं, हम डिजीजेस को स्टडी करते हैं, हम जेनेटिक्स को स्टडी करते हैं, हम फैमिली को स्टडी करते हैं, कल्चर को स्टडी करते हैं, मैरिज को स्टडी करते हैं, रिलीजन को स्टडी करते हैं, इकोनॉमिक सिस्टम को स्टडी करते हैं, कल्चर एंड सिविलाइजेशन को स्टडी करते हैं, प्राइमेट्स को हम स्टडी करते हैं, हमने रिलेशनशिप अदर डिसिप्लिन के साथ क्या है वो हम पढ़ते हैं, प्री हिस्टोरिक कल्चर्स को स्टडी करते हैं, हम इंडियन सोशल स्ट्रक्चर जो है उसको हम स्टडी करते हैं, हम वर्णाश्रम पुरुषार्थास की स्टडी करते हैं, हम ट्राइबल सिचुएशंस की स्टडी करते हैं, हम इनकी सोशल प्रैक्टिसेस को स्टडी करते हैं, एथनिक रिलीजियस एथनिक लिंग्विस्टिक एलिमेंट्स को स्टडी करते हैं, रिलीजन का क्या रोल है ट्राइबल सोसाइटीज़ में वो हम पढ़ते हैं, रिलीजन का क्या रोल है डिफरेंट इंडियन सोसाइटीज़ में, और ट्राइबल कल्चर ने कैसे कंट्रीब्यूट किया इंडियन सिविलाइजेशन को, और कंट्रीब्यूशन क्या है एंथ्रोपोलॉजी की इकोनॉमी अंडरस्टैंडिंग करने में, इकोलॉजी को अंडरस्टैंड करने में, कम्युनलिज्म को अंडरस्टैंड करने में, रिलीजन को अंडरस्टैंड करने में। तो गाइस, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें और शेयर करें गाइस। बाय बाय गाइस, टेक केयर।